अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। याद रखिए, यहाँ पर नर्व से मुराद नर्व सेल है और नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते। नर्व सेल की बात कीजिए या न्यूरॉन की बात कीजिए, इन दोनों की एटमोलॉजी वायर है, तार को कहते। चूँकि ये वायर की तरह के सेल्स होते, ये तार की तरह लंबे लंबे सेल्स होते, इसलिए तो इन्हें नर्व सेल या न्यूरॉन बोलते हैं। इम्पल्स से क्या मुराद है? इम्पल्स की एटमोलॉजी मूवमेंट है। तो चूँकि ये वायर की तरह के सेल्स हैं, इनके ऊपर आइंस की मूवमेंट होती है, इसीलिए तो इसे नर्व इम्पल्स कहते। आपकी किताब ने लिखा है, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ electrochemical changes that travel along the length of neuron involving chemical reactions and movement of ions across the membrane। यानी इस पूरी डेफिनेशन में किताब ने इलेक्ट्रोकेमिकल को एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या शामिल है। केमिकल रिएक्शंस होंगे और मूवमेंट ऑफ आइंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन से इसमें मुराद क्या है? हम कहते एटीपी की ब्रेकडाउन भी होती है, एटीपी का यूज़ भी होता है, और साइनैप्स के केस में न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र भी करेंगे। और इलेक्ट्रो से मुराद मूवमेंट ऑफ आइंस हैं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हैं। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए तो कहते कि नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस that travel along the length of neuron involving chemical reactions and movement of ions across the membrane। अब नर्व इम्पल्स को इन डिटेल में देखने से पहले आप बताइए पोटेंशियल किसे कहते? याद रखिए, पोटेंशियल की एटमोलॉजी हिडन एनर्जी है। हिडन एबिलिटी को पोटेंशियल कहते। और एनर्जी क्या होती? एबिलिटी टू डू वर्क। तो आप बताइए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? हम कहते द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इलेक्ट्रिकल वर्क से मुराद ये है कि उसमें एक्शन आइंस की वजह से होगा, चार्जेस की वजह से जो वर्क हो उसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते। द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। आसान सी बात है, द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन in the form of positive and negative charges is known as membrane potential। याद रखिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस में चार्जेस की सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कोई फिज़िकल बैटरी के हवाले से बात कीजिए तो उसके एक तरफ चार्ज ज़्यादा होता है, एक तरफ चार्ज कम होता है, तो उसकी वजह से बैटरी में पोटेंशियल क्रिएट होता है। ऐसे ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस में चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपना मैनिफेस्टेशन, अपना इजहार उस वक्त करता है जब आप इन चार्जेस को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर दो मैग्नेट आपस में मिले हों, जब आप उन दोनों मैग्नेट्स को सेपरेट करने की कोशिश करो तो वो अपने पोटेंशियल का, वो अपनी हिडन एनर्जी का, वो हिडन एबिलिटी का इजहार करता है। आइए बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। आपको मालूम है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? हम कहते पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्ट, या मोर अप्रोप्रिएटली आप बोल दीजिए ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन इज नॉन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन इज नॉन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अब आप बताइए कि एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता? हम कहते द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कंडक्टिंग स्टेट इज नॉन एज
एक्टिव और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जब एक्शन हो रहा होगा उस वक्त जो पोटेंशियल होता है उसे एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते। आइए सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आपके सामने ड्रॉ कर दी है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने सिर्फ एक बात साबित करनी होती है कि आउटसाइड दी न्यूरॉन मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और इनसाइड से मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। अब इसकी वजह क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ आपने एक चीज़ को साबित करना है कि आउटसाइड दी मेम्ब्रेन वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इनसाइड दी मेम्ब्रेन वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इस चीज़ को किस तरह से साबित करेंगे, और इसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट। और इसमें एक चीज़ को साबित करना कि आउटर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। आइए इस चीज़ को साबित करते हैं। आपकी किताब ने जो पहला फैक्टर लिखा है वो सोडियम पोटेशियम की कंसंट्रेशन के हवाले से है, यानी हम सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन का जिक्र करेंगे। याद रखिए सोडियम इज 10 times more outside the cell as compared to sodium inside the cell। फिर ऐसे ही हम लोग जिक्र करते हैं पोटेशियम का कि पोटेशियम इज 20 times more inside the cell as compared to पोटेशियम outside the cell। आपके मन में आएगा कि सर सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर भी +1 चार्ज है और पोटेशियम 20 times अंदर ज़्यादा है, तो अंदर वाली साइड को तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी आउटर साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज किस तरह से हो गई? तो आइए मैं इन्हीं कंडीशन को रखूँगा और आप देखोगे फिर भी आउटर साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। जैसे अगर हम कहें अंदर की तरफ सोडियम 10 हो तो इसका जो 10 टाइम्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, और 10 का 10 टाइम्स कितना बनता है? 100 बनता है। फिर ऐसे ही अगर आप पोटेशियम को बाहर 1 रख दें तो इस 1 का 20 टाइम्स अंदर की तरफ कर दें, यानी कितना हो जाएगा? यानी 20 आप ऐड कर दीजिए तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें 100 + 1 वो तो 101 हो गया, और इधर 10 + 20 वो 30 हो गया। तो आपने देखा हमने वही कंडीशन रखी कि सोडियम इज 10 times more outside the cell as compared to sodium inside the cell, and potassium is 20 times more inside the cell as compared to potassium outside the cell। इन कंडीशंस को रख के भी आपने देखा कि आउटर साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर आप पोटेशियम को बाहर की तरफ 10 रख दें, अंदर तो पोटेशियम 200 हो जाएगा, इससे तो अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। याद रखिए ये आपकी सोच तो हो सकती है, ये आपका ख्याल तो हो सकता है, और याद रखिए ख्याल खबर नहीं होती है। तो आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे, जो आपका ख्याल है, क्या नेचुरली वैसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो याद रखिए वैसे नहीं करता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। आप अपने ख्यालों में कुछ भी सोच लें, आप तो ये भी कह सकते कि सर ये चार्जेस होते ही ना, तो अब आपके ख्याल की वजह से तो साइंस नहीं ना बदलेगी। तो वो जिस फॉर्म में, जिस नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आपको उसी फॉर्म को फॉलो करना है। तो नेचुरली किस तरह से है, तो वो वैसा ही है जैसे मैंने आपको बता दिया कि आउटर साइड इज़ मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनर साइड इज़ लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड, मीन्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे किसी ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, अच्छे और कम अच्छे। कम अच्छे बुरे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आउटर साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इनर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मीन्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो प्यारे बच्चों ये तो पहला फैक्टर बता दिया।
अब दूसरा फैक्टर के हवाले से आपकी किताब ने लिखा है पोटाशियम लीकेज। तो किताब ने एक झूठ लिखा है और हम किताब के झूठ को ही सच कहते हैं। किताब का कहना है कि मेम्ब्रेन इज़ virtually truly membrane is virtually impermeable for all ions except potassium ions। ये बात कहना अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी किताब ने लिखा है तो मान लीजिए। अगर तो मेम्ब्रेन पोटाशियम के लिए परमिएबल है तो फिर होगा क्या, क्योंकि अंदर की तरफ पोटाशियम ज़्यादा है तो ये डिफ्यूजन के थ्रू ये पोटाशियम बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिए ये पोटाशियम के लिए लीकी चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू पोटाशियम बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगा। और याद रखिए पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से बाहर वाली साइड और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। अब ये दो फैक्टर्स आपको बता दिए। और यहाँ पर आपस की एक बात है कि सोडियम के लिए भी लीकी चैनल्स होते हैं, लेकिन जो पोटाशियम के लिए लीकी चैनल्स हैं वो 75 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए चूँकि पोटाशियम बाहर की तरफ ज़्यादा डिफ्यूज़ कर रहा होता है, इसीलिए आपकी किताब ने सिर्फ पोटाशियम का जिक्र किया है। लेकिन MCQ की खातिर आप याद रख लें, किताब ने झूठ लिखा है, झूठ को ही सच समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन इज़ वर्चुअली इम्परमिएबल फॉर ऑल आइंस एक्सेप्ट पोटाशियम आइन। तो पोटाशियम आइन बाहर की तरफ लीक हो जाएगा लीकी चैनल्स के थ्रू। अब जो तीसरा फैक्टर आपकी किताब ने लिखा है जो इस चीज़ को साबित करता है कि बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इनर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो किस तरह से, हम सोडियम पोटाशियम पंप का जिक्र करते हैं। इस सोडियम पोटाशियम पंप के ऊपर सोडियम के लिए 3 साइड्स हैं और पोटाशियम के लिए 2 साइड्स होती हैं। आप बताइए अंदर की तरफ सोडियम ज़्यादा कि बाहर की तरफ? तो बाहर सोडियम ज़्यादा है, तो अगर आपने अंदर से सोडियम को बाहर की तरफ पंप करना हो तो इसे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी जो ATP देगी। ATPase एंजाइम ATP के ऊपर एक्ट करेगी, ATP की ब्रेकडाउन होगी और फिर ये सारा प्रोसीजर होगा। और आप देखिए पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा है कि बाहर? तो पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा है, तो अगर आपने पोटाशियम को बाहर से इन साइड में पंप करना होगा तो इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती और आपको मालूम है। और चूँकि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और आप देखिए इस पंप की वजह से 3 सोडियम बाहर की तरफ जा रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहे हैं। अल्टीमेट इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता रहेगा। यही तो हमने साबित करना है कि आउटर साइड इज़ मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनर साइड इज़ लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब चौथा फैक्टर जो आपकी किताब ने लिखा है, किताब का कहना है कि सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आइंस होते हैं, उनकी वजह से भी इनर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी मोर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। और वो ऑर्गेनिक आइंस में जो सेल के अंदर हैं वो बेतहाशा RNA है और RNA के ऊपर फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा है कि ज़्यादातर प्रोटीन्स वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की वजह से इनर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, मोर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने एक बात साबित करनी होती है कि आउटर साइड इज़ मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनर साइड इज़ लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड को मोर नेगेटिवली चार्ज्ड भी बोलते हैं। और जो 4 फैक्टर्स हैं वो आपको बता दिया कि सोडियम पोटाशियम कंसंट्रेशन का जिक्र किया, फिर हम कहते पोटाशियम लीकेज की बात होती है, फिर सोडियम पोटाशियम पंप का कहा और फिर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आइंस की बात की है। और ये जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसमें इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे आप बताइए वो कौन सा?
वोल्ट मीटर होता है। तो आप इस मेम्ब्रेन के साथ उस वोल्ट मीटर को लगाकर देखिए तो उसकी नीडल -70 मिली वोल्ट शो करेगी या -0.07 वोल्ट को शो करती है। याद रखिए ये माइनस एक बात को इंडिकेट कर रहा है कि इनर साइड नेगेटिवली चार्ज्ड है या लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो प्यारे बच्चों, इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने सिर्फ यही साबित करना था कि आउटर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड, मींस मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने ये साबित किया कि आउटर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। और याद रखिए ये जो चार्जेस की सेपरेशन है इसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं और इस फॉर्म को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट के अंदर होता है। आज हम एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे। द पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कंडक्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन इज नॉन एज एक्टिव और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक चीज़ को साबित करना होता है कि इनर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड और आउटर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड और मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। और याद रखिए कोई तो हो जो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करे, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कर दे। और याद रखिए वो जो चेंजिंग एलिमेंट होता है उसे स्टिमुलस कहते। आप बताइए व्हाट इज स्टिमुलस? हम कहते हैं एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉन एज स्टिमुलस। और याद रखिए कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं कर सकते या जिनको आप सेंस नहीं करते आपकी स्किन, जैसे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन यूर स्किन सरफेस। आपकी स्किन के सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद हैं लेकिन आप उनको सेंस नहीं कर पाते। क्यों? चूँकि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। और याद रखिए ऐसा जो स्टिमुलस होता है उसे सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते। अब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? याद रखिए थ्रेशहोल्ड की एटमोलॉजी डोर स्टेप है, दहलीज को कहते। यानी आप अपने घर में जिस जगह से दाखिल होते हो उस डोर स्टेप को, उस दहलीज को हम लोग थ्रेशहोल्ड कहते। तो यानी कोई तो ऐसा स्टिमुलस हो जो आपके घर में दाखिल हो, कोई तो ऐसा स्टिमुलस हो जो दहलीज को पार करे, कोई तो ऐसा स्टिमुलस हो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बदल दे। उस स्टिमुलस को थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते। और याद रखिए जैसे ही थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का कहना है। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कौन होते? याद रखिए न्यूरोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है? हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होगी? तो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स इज नॉन एज न्यूरोफिजियोलॉजी। अच्छा आप बताइए तो फिजियोलॉजिस्ट कौन होता या न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट? हम कहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी इज न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट। अब न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का कहना है कि जैसे ही थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो इस मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम गेट्स होते हैं, वो सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। जब से सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे तो आपको मालूम है बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। यानी सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और अंदर वाली साइड फिर धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी और वोल्ट मीटर पे वो -70 मिली वोल्ट से फिर वो -55
वोल्टेज से होते 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 वो ज़ीरो पे आ जाएगा। अच्छा, ज़ीरो पर भी आके अभी ये सोडियम गेट क्लोज नहीं हुआ तो सोडियम अंदर की तरफ आता रहेगा। तो आप वोल्ट मीटर में देखोगे कि ये नीडल ये प्लस की तरफ करेगी, +1 +2 और +30 +35, लेकिन आपकी किताब ने 40 to 50 के बीच में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो किया है। तो वैसे ये +35 वोल्टेज पे जब वो नीडल आती है तो हम कहते ये सोडियम क्लोज हो जाएगा। और हमने साबित क्या करना था? इसी चीज़ को तो साबित करना था कि इनर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, आउटर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड और मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो साबित तो हो गया साहब। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो साबित हो गया, अब दोबारा से वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जो स्टेट है वो किस तरह से आती है? तो याद रखिए, ये पहले तो न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट के अंदर था कि हम कहते हैं आउटर साइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनर साइड इज लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखिए ये जो अंदर वाली साइड, ये जो चार्जेस का रिवर्स हुआ है कि अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, आउटर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। इस स्टेट को डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अब दोबारा से वो जो पोलराइज्ड स्टेट है यानी रीपोलराइजेशन किस तरह से होती है? तो हम लोग कहते हैं जैसे +35 वोल्टेज होता है तो ऑटोमेटिकली पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे। आप कहेंगे सर पोटाशियम गेट को कौन ओपन कर रहा है? तो याद रखिए ये वोल्टेज गेटेड होते हैं। जैसे ही +35 वोल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा और अंदर की तरफ चूँकि पोटाशियम ज़्यादा होता है तो पोटाशियम बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा और फिर वो पोलराइज्ड स्टेट आना शुरू हो जाएगी, यानी रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते इनिशियली रीपोलराइजिंग आयन इज़ पोटाशियम आयन, और फिर पोटाशियम जब बाहर की तरफ मूव करेगा और दोबारा से पोलराइज्ड स्टेट आती है और बाहर वाली साइड फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड होना शुरू हो जाएगी, इनर साइड लेस पॉजिटिवली चार्ज्ड होना शुरू हो जाएगी। तो वोल्ट मीटर पे नीडल फिर ज़ीरो की तरफ मूव करते करते फिर -70 पे आती है। फिर आपस की बात है जहाँ पर भी आके ये पोटाशियम गेट क्लोज नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्लोज होता है, तो फिर ये -90 पे वोल्टेज आ जाएगा। अब ये तो हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो जाएगी। फिर आपके मन में आएगा कि सर हमें तो वो पोलराइज्ड स्टेट रिक्वायर है कि जब सोडियम 10 टाइम्स आउटसाइड दी सेल हो एज कम्पेयर टू सोडियम इनसाइड दी सेल, और पोटाशियम 20 टाइम्स इनसाइड दी सेल हो मोर एज कम्पेयर टू पोटाशियम आउटसाइड दी सेल। तो दोबारा से वो आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको कौन मेंटेन करेगा? वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन मेंटेन करेगा? तो याद रखिए हम कहते वो सोडियम पोटाशियम पंप ऑपरेट करेगा, फिर ये अंदर से सोडियम को बाहर की तरफ पंप करेगा और पोटाशियम को अंदर की तरफ पंप करेगा और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी पोलराइज्ड स्टेट मेंटेन हो जाएगी। और ये जो ग्राफ आपके सामने शो कर दिया, ये ग्राफ यही इंडिकेट करता है कि पहले -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो -55 से मूव करते करते वो ज़ीरो पे आया। फिर चूँकि सोडियम गेट क्लोज नहीं हुआ तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता रहेगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ आता रहेगा। तो ये मूव करते करते जैसे ही 40-50 के बीच में आपकी किताब ने शो किया आता है तो यहाँ पर आकर सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा, मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो फिर रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, यानी पोटाशियम गेट ओपन हो जाएगा, पोटाशियम बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा और फिर ये जो डीपोलराइजेशन हुई है ये दोबारा से पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और आप देखिए -70 पर भी आके पोटाशियम गेट अभी क्लोज नहीं हुआ, जैसे -90 होता तो ये जो नीचे की तरफ कर्व जा रही है
ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट होती है, तो फिर -90 के ऊपर जाके ये पोटाशियम गेट क्लोज हो जाएगा और फिर सोडियम पोटाशियम पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर देगा। आखिरी बात है, आप बता दीजिए सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के हवाले से बात कीजिए तो उसमें ये नर्व इम्पल्स नोड टू नोड जंप करती है, क्योंकि वहीं पर आपको सोडियम पोटाशियम पंप गेट्स मिलेंगे, वहीं पर आइंस, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, वहाँ पर इंसुलेटर की शीथ नहीं है, तो वहाँ पर चार्जेस का फ्लो होगा। जहाँ पर ये माइलिन शीथ होती है, क्योंकि वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है, उस जगह पे वो लिपिड्स हैं और इम्परमिएबल टू आइंस हैं, तो वहाँ पर तो आइंस की मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो हम लोग कहते हैं वो नर्व इम्पल्स जो नोड टू नोड जंप करे उसे सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते। याद रखिए, सॉल्टेटरी की एटमोलॉजी जंपिंग है, सॉल्टेटरी की एटमोलॉजी डांसिंग है, तो वो नर्व इम्पल्स जो नोड टू नोड डांस करती है, जो नोड टू नोड जंप करती है, उसे हम लोग सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते। पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खैर अता फ़रमाए और खैर तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।